वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए जो संस्कृत की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हम संस्कृत शिक्षण देखेंगे, जिसमें पेपर 1 और 2 के दोनों के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहली बात तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये मतलब पर्सनली मैंने किसी ईयर का नहीं डाला है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो पहले आए हुए हैं, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं और बार बार आने वाले प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक व्याख्या को अच्छी तरह से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला है, व्याकरणं पठयितुं निम्नलिखितेषु कः प्रभावकारी मार्गः। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि व्याकरणाभ्यास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी मार्ग है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आदौ व्याकरण नियमानां पाठनम पश्चात उदाहरणानाम। ऐसा कह रहे हैं कि पहले व्याकरणिक नियमों को पढ़कर उन नियमों के उदाहरण का अभ्यास करना। आदौ व्याकरण नियमानाम, पहले व्याकरण के नियमों को पढ़ना, उसके बाद उदाहरणों का अभ्यास करना। सेकंड क्या है, पाठस्य अनुवाद समय व्याकरण नियमानाम पाठनम। इसका अर्थ हुआ कि पाठ के अनुवाद के समय व्याकरण नियमानाम पाठनम, व्याकरण नियमों का अभ्यास करना, मतलब व्याकरण नियमों को पढ़ना। नेक्स्ट क्या है, एकस्य विशिष्ट व्याकरण पुस्तकस्य आधारेण व्याकरण पाठनम। इसका अर्थ हुआ कि एक व्याकरण के विशिष्ट पुस्तक के आधार पर व्याकरणाभ्यास करना, मतलब व्याकरण का अभ्यास करना। और लास्ट क्या है कि संदर्भानुसारम, संदर्भ के अनुसार व्याकरण पाठनम, व्याकरण पढ़ना, संदर्भ के अनुसार व्याकरण पढ़ना। एन नियमानाम आविष्कारः भवेत्, मतलब जो नियम लागू होंगे उससे व्याकरण का पठन करना। तो देखिए, व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे जो प्रभावकारी मार्ग है इसमें से कौन सा हो सकता है? क्या व्याकरण नियमों को पढ़कर और नियमों को उदाहरणों में अभ्यास करना, नियमों के जो उदाहरण दिए उनका अभ्यास करना, या फिर पाठ के अनुवाद के समय व्याकरण नियम का अभ्यास करना, या फिर एक व्याकरण की विशिष्ट पुस्तक के आधार पर व्याकरण अभ्यास करना। लेकिन इसमें ये तीनों तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रभावकारी है वो होगा 4th नंबर, कि संदर्भ के अनुसार व्याकरण पढ़ना, संदर्भ के अनुसार जो नियम लागू होंगे उससे व्याकरण का पठन करना। ठीक, संदर्भ के अनुसार व्याकरण पढ़ना, पाठनम एन नियमानाम, जो नियम आविष्कारा भवेत्, आविष्कार किए गए हैं, मतलब जो नियम लागू किए गए हैं उसको यूज़ करके तब व्याकरण को पढ़ना संदर्भ के अनुसार। ये आपका बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और प्रभावकारी मार्ग होगा व्याकरण पठन के। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समवाय अथवा सहयोग विधि भी कह सकते हैं। ठीक, समवाय, अगर एग्जाम में आपको आता है समवाय विधि या फिर सहयोग विधि, ठीक, सहयोग विधि, इसका प्रयोग व्याकरण शिक्षा देने पर विद्यार्थियों में अरुचि निर्माण नहीं होगी। मतलब इसको जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो इसको व्याकरण शिक्षा देने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, वो बोर नहीं होंगे। ठीक, अतः ये व्याकरण अभ्यास के लिए सबसे प्रभावकारी मार्ग है। इसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्याकरण पर बल नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। कथा, नाटक, गद्य, पद्य रचना, इसके योग्य जो संदर्भ होंगे उसमें इसका यूज़ करके इसको आवश्यक बनाया जाता है। ठीक, व्यवहारिक ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब देखिए, इसके बाद
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 4th नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सामाजिक विनिमयः इति सिद्धान्तः केन सम्बद्धः। ऐसा कह रहे हैं कि सामाजिक विनिमय यह सिद्धांत किससे संबंधित है? पाणिनि, स्किनर, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। तो देखिए, सामाजिक विनिमय, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ये किसने कहा है? ये लेओ वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक, बच्चा जो है समाज में रहकर संस्कृतियों को सीखता है। ठीक, समाज की भूमिका पर आधारित सामाजिक विनिमय का सिद्धांत ये आपके वाइगोत्स्की जी ने दिया है। ठीक, और इसका यूज संज्ञानात्मक विकास के लिए किया जाता है। छात्रों का विकास सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। सामाजिक विकास की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जहाँ भी आपका सामाजिक आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक, विकास, जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास आपका आता है तो आप तुरंत इसको वाइगोत्स्की जी को लगाएंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर ही अपनी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिक सहायकं भवेत्। निम्नलिखित में से, मतलब अधोलिखित में से बालकों के बालानां भाषायाः, बालकों के भाषा अधिग्रहण में अधिक सहायकं भवेत्, सर्वाधिक सहायक क्या होगा? अधोलिखित यहाँ पर जो भी दिया है उसमें बालकों के भाषा अधिग्रहण, मतलब बालक जो भाषा को अधिग्रहण करेगा उसमें से सर्वाधिक क्या चीज़ सहायक होगी? गृहस्य वातावरणम अधिकम भाषितुं बालाय अनुमति न दीयते। ऐसा कह रहे हैं कि घर का वातावरण में अधिक बात करने के लिए बालकों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, कि मतलब बालकों को ये अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो घर पर बात करे ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम, अर्थात घर के परिसर में वृद्ध लोगों के वार्तालापों का श्रवण करना, मतलब बूढ़े लोग जो बात कर रहे हैं, वृद्ध लोग घर में, दादी दादा लोग, उनकी बातों को सुनना। या फिर 3rd नंबर, शुद्धानां उच्चारित शब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यासं कर्तुं बालेभ्यः निर्देशः। ऐसा कह रहे हैं कि शुद्ध शब्दों का, वाक्यों का पुनः पुनः अभ्यास करने के लिए बालकों को निर्देश देना, कि शुद्ध उच्चारित शब्दानां, शुद्ध उच्चारण वाले शब्दों का, वाक्यानां, वाक्यों का पुनः पुनः बार बार अभ्यास करने के लिए बालकों को निर्देश देना। या फिर अन्य बालैः सह क्रीडा, अन्य बालकों के साथ खेलना, क्रीड़ा करना। तो देखिए, इसमें से बालकों का भाषा अधिग्रहण करेंगे, उसमें सबसे जो सहायक होगी वो होगी अन्य बालैः सह क्रीडता। वो अगर बालकों के साथ खेलेंगे, मतलब पहली बात तो वो अपने सहपाठियों के साथ खेलेंगे, ठीक, या फिर अपने लेवल के लोगों के साथ खेलेंगे, तो इससे क्या होगी, उनमें जो है भाषा अधिग्रहण करने में ये आपका बहुत ही सहायक होंगे। ये सारे भी सहायक होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक अधिग्रहण है, अधिक सहायक, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अधिकम, क्या है, अधिकम, यहाँ पर अन की बिंदी आएगी, ठीक है, अधिकम सहायक, जो अधिक सहायक है, सर्वाधिक। तो ये सारे भी ऐसा नहीं, गृहस्य वातावरणम अधिकम भाषितुं बालाय अनुमतिं न दीयते, घर के वातावरण में अधिक
बालकों को अधिक बातचीत करने की अनुमति न देना, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। गृह परिसर च ज्येष्ठम वार्तालाप श्रवणम, ये भी मतलब ये घर के परिसर में, घर और परिसर में ज्येष्ठानाम जो बड़े लोग हैं उनके वार्तालाप को सुनना। शुद्धानाम उच्चारित शब्दानाम वाक्यानाम से पुनः पुनः अभ्यासम कर्तुम बालेभ्यः निर्देशः, शुद्ध उच्चरित शब्दों को वाक्यों में पुनः पुनः बार बार जो है अभ्यास करना। तो ये सब नहीं होगा, इसमें जो सर्वाधिक हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य बालई सह क्रीडा, अन्य बालकों के साथ बच्चा अगर खेलेगा तो इससे जो है उसके भाषा में विकास होगा, ठीक है, उसको अधिग्रहण करने, भाषा को ग्रहण करने में आसानी होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वन्यात्मक सचेतनतायाः आधिक्येन संबद्धः अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि ध्वन्यात्मक सचेतना का सर्वाधिक संबंध है, किससे संबंध, श्रवण क्षमता से है या फिर सेकंड नंबर संभाषण क्षमता से है, या फिर थर्ड नंबर पठन क्षमता से है, लेखन क्षमता से है। तो ध्वन्यात्मक, ध्वनि, जब ध्वनि होगी बच्चा उस चीज को सुनेगा तब उसको लिखेगा, इससे क्या होगा, ध्वन्यात्मक सचेतना से ज़्यादा संबंध किससे है, लेखन क्षमता से है। 4th नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक। ध्वन्यात्मक सचेतनतायाः आधिक्येन संबद्धः लेखन क्षमताया, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाः सहजतायाः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि बाला, ऐसा कह रहे हैं कि बालक सहजता पूर्ण रीति से भाषा का अधिग्रहण करते हैं, इससे बालक, यदि बाला सहजता, बालक जो है वो सहजता से, सौम्यता से, साधारणता से भाषा या अधिग्रहण, भाषा को अधिग्रहण कुर्वन्ति करते हैं, यदि बालक एकस्मिन् काले एकया एव भाषया परिचिता भवन्ति। ऐसा कह रहे हैं कि एकस्मिन् काले, एक समय में एक ही भाषा से परिचित रहना। सेकंड कह रहे हैं कि अनेका भाषा भी परिचिता भवन्ति यासाम उपस्थिति तेषाम अव्यवहिते वातावरणे होगा, ठीक है, ये वाह है, ये मिस्टेक हो गया है, वाह होगा, वातावरण, ये भी वाह होगा, वातावरणे अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि अनेका भी भाषा भी, अनेक भाषा, इसमें जो अनेक भाषा भी परिचिता भवन्ते, अनेक भाषा से परिचित होते हैं, यसाम उपस्थिता ही तेसाम अव्यवहिते वातावरणे अस्ति, मतलब आसपास के वातावरण और लोगों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखना, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं कि जो आसपास के वातावरण में व्यवहार के रूप में जो भाषा का यूज़ होता है उसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से भाषा को अर्जित करना। या फिर थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं कि एकांतेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन मुद्रित प्रसार माध्यमेन च परिवेष्टिता भवन्ति, अकेले में, एकांत में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और मुद्रित प्रसारण माध्यम से घिरे रहना है। फिर 4th नंबर, तस्याः भाषायाः व्याकरणिक संरचनाभिः सह परिचिताः भवन्ति। ऐसा कह रहे हैं कि उस भाषा से के व्याकरणिक संरचना के विषय में जानकारी लेना। तो देखिए इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा, इसमें जो आपका सबसे सही आंसर होगा वो होगा अनेकाभि भाषाभि परिचिता भवन्ति यासाम उपस्थितिः तेषाम अव्यवहिते वातावरणे अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि भाषा का अधिग्रहण करने के लिए पुस्तक और व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आसपास के वातावरण और लोगों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित की जाती है, इसको भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक। मतलब
बच्चा जो है वो घर परिवार आसपास पड़ोस से भाषा को सहजतापूर्वक सीखता है। क्या है इसको देखिए पूरी तरह से अगर हम समझेंगे तो बालक जो है वो सहजतापूर्ण रीति से भाषा का अधिग्रहण करते हैं। यदि बालक बालक अनेक भाषाओं से परिचित हैं और यासाम उपस्थिति तेषाम अव्यवहिते वातावरणे अस्ति, मतलब अनेक भाषाओं से परिचित है और जिस भाषा की उपस्थिति हो वह अवरोधहीन वातावरण में हो, मतलब जो भी भाषा वो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा वातावरण ना हो जहाँ उसमें अवरोध उत्पन्न हो, मतलब स्वच्छंद रूप से। यदि अवरोधहीन वातावरण में बालक नहीं है तो वह भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से सीख नहीं पाएगा। ठीक, इसलिए वातावरण भी उसके अनुकूल होना चाहिए बच्चे के। तो इसमें राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन क्या है देखिए, एकस्य पाठस्य पठन विषय अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। ऐसा कह रहे हैं कि एक पाठ के पठन विषय में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। पाठ से प्रत्येक शब्द से पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना, विराम चिन्हानि उपरि ध्यानम, विराम चिन्ह के ऊपर ध्यान देना, लिखित पाठ से अर्थ प्राप्ति, लिखित पाठ का अर्थ प्राप्त करना, शुद्ध उच्चारण सहितम पाठ से उच्चई पठनम, शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ना। तो देखिए इसमें सबसे देखिए ये आपकी ट्रिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये आपके लिए है कि अगर कोई चीज़ अर्थ, ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन पॉजिटिव हो और उसमें अगर ऐसा हो कि अर्थ प्राप्ति कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसमें बोध हो रहा है, तो वो आपका ज़्यादा राइट होगा। ठीक है, तो एकस्य पाठस्य पठन विषय अधोलिखितम् के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या पाठ के शब्दों को पढ़ना, नहीं, पाठ के विराम चिन्ह पर ध्यान देना, नहीं, शुद्ध उच्चारण के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा 3 नंबर, लिखा हुआ जो पाठ है उसकी जो अर्थ प्राप्ति कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपके ज्ञान का विकास हो रहा है, कुछ सीख रहे हो ना। छपे छपाई चीज को आप उसको रट्टू तोता की तरह पढ़कर उसको रट लो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा जो होता है वो कुछ सीखने के लिए मतलब तत्पर रहता है, तो उसको सीखने में क्या मिलना चाहिए, उसको एक नया ज्ञान मिलना चाहिए, सृजनात्मकता के विकास होना चाहिए उसके अंदर। तो इसके लिए लिखे हुए पाठ का अर्थ प्राप्त करना ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्वेश्चन में अधस्तनेषु किम भाषाया अध्यापनस्य उद्देश्यम नास्ति। सबसे पहले तो इसको देखो, इसमें जो है क्वेश्चन निगेटिव में दिया है कि निम्नलिखित में से भाषा के अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं, निगेटिव ढूंढो। अब ऑप्शन में भी निगेटिव ढूंढो। अर्थावबोध सहित पठने क्षमता, अर्थबोध मतलब अर्थ के बोध सहित पढ़ने की क्षमता, ये आपका राइट होगा, मतलब निगेटिव नहीं है ये। आयास पूर्व विचाराणाम अभिव्यक्ति ही, ऐसा कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक विचारों की अभिव्यक्ति, श्रुतस्य अवबोधने दक्षता, सुनकर श्रवण करते समय अर्थ को समझना, ये भी राइट होगा। सुसंगत लेखन से विकासा, ऐसा कह रहे हैं कि सुसंगत रूप से लेखन कौशल का विकास करना। तो देखिए इसमें क्या है कि अधस्तनेषु किम भाषा या अध्यापन से, भाषा के अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा के अध्यापन का उद्देश्य यह नहीं है कि प्रयत्नपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति करना, प्रयत्नपूर्वक विचारों की अभिव्यक्ति, ये जो है आपके भाषा अध्यापन में नहीं आएगा। ठीक, तो निगेटिव क्वेश्चन में है तो निगेटिव ये रहा आपका 2nd नंबर। ठीक,
अर्थबोध प्राप्त करना, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। सुने हुए जो सुन रहे हो उसको मतलब ध्यान से जो सुन रहे हो उसका अर्थ को निकालना, ठीक, उसका बोध अर्थ को समझना। सुसंगत लेखन का विकास, ये भी मतलब पॉजिटिव है, तो इसमें सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक बालान शिक्षिका चित्रांकनम रंगकार्यम च कर्तुम प्रोत्साहयति एवं सा। ऐसा कह रहे हैं कि प्रारंभिक बालकों को शिक्षिका चित्रांकन और रंग कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक, ये क्या है? कक्षायां नीरवतां स्थापयितुं विद्यार्थिनः कार्यव्यस्तान् करोति। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि कक्षायां नीरवता, कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को कार्य में व्यस्त करती है। ये सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासम करोति, सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करती है। उदीयमानानां कारणानां कृते अवसरम ददाति। ऐसा कह रहे हैं कि उदीयमानानां बालक लकाराणां कृते अवसरम ददाति, भविष्य में उदय होने वाले बाल कलाकारों के लिए अवसर देती है। बाल कलाकाराणाम, ठीक है, ये आपका कैसे होगा, बाल आएगा फिर कलाकाराणाम। ठीक, सामान्यतया छात्रान कार्यव्यस्तानि करोति, सामान्य रूप से छात्रों को कार्य में व्यस्त करती है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्रारंभिक समय में शिक्षिका जो है वो चित्रांकन और रंग कार्य के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। ये आपका सूक्ष्म मोटर कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, सूक्ष्म मोटर कौशल इसमें क्या होता है, शरीर के जो छोटे छोटे अंग होते हैं, ठीक है, जैसे कलाई हो गया, हाथ, उंगली और पैर तथा पैर की उंगली, इसका उपयोग करना। ठीक, जैसे आप उंगली से किसी वस्तु को पकड़ते हो, रेत में अपने पैर अथवा हाथों की उंगलियों को घुमाते हो, लिखते हो, ठीक है, चित्र करते हो, रंग कार्य, ठीक है, धागे में मोती को डालना, ये सब चीज़ें सूक्ष्म मोटर कौशल के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, मोटर कौशल होते किसमें से, इसमें होता क्या है, मांसपेशियों को नियंत्रित किया जाता है मोटर कौशल में। और स्थूल तो ये कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। पहली बात तो मोटर कौशल में जो आपकी मोटर कौशल, ये विशेष शारीरिक आंदोलन को सटीक बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। ठीक, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन सा, स्थूल मोटर कौशल होता है और सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म तो बता दिए मैंने कि इसमें जैसे हाथ की उंगलियां, कलाई जो है, पैर, हाथ, ये सबको चलाना सिखाया जाता है। और स्थूल में क्या होता है, इसमें बड़ी गतिविधियों का यूज़ होता है, शरीर के बड़े अंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे बैठना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना, कूदना। ठीक है, ये स्थूल में आ जाएगा। और सूक्ष्म मैंने बता ही दिया आपको, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास करेंगे। अगर चित्र हो रहा है, रंग कार्य हो रहा है, तो इसमें सूक्ष्म मोटर कौशल का प्रयोग होगा। ठीक, नॉम चॉम्स्की मतानुसार, नॉम चॉम्स्की मतानुसार, यहाँ पर नुसार होगा, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ, मतानुसार। ठीक, नॉम चॉम्स्की मतानुसार भाषाया कृते बालानां सहजात, इसको समझ लीजिएगा, सहजात दक्षता, इसको कट कर दीजिए, दक्षता अस्ति,
मतानुसारम, ठीक, मतानुसार दक्षता अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि नॉम चॉम्स्की के मत के अनुसार भाषा के लिए बालकों की जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है? अधिग्रहण होता है, अनुकरण होता है, रूपांतरण होता है, या फिर अनुवाद होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाषा विज्ञान के जनक के रूप में नॉम चॉम्स्की जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने नीतिवादी सिद्धांत तर्क दिया है। ठीक, और उनके पास LAD होता है, भाषा सीखने की क्षमता के साथ। वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि एक बच्चा जो होता है वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ठीक, और उनके पास LAD होता है जो व्याकरण के नियम बनाता है, भाषा को विकास करने में मदद करता है ये। और उनका ये दृढ़ विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जो भाषा अधिग्रहण में आधार के रूप में कार्य करती है। ठीक, ऐसा नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात क्षमता किसने बताया? ये चॉम्स्की जी ने बताया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण में आधार के रूप में कार्य, भाषा अधिग्रहण जो होती है वो आधार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उनका दृष्टिकोण क्या था? सहज क्षमता, मतलब उनका दृढ़ विश्वास है कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ उत्पन्न होता है। उत्पाद व्याकरण, फिर सार्वभौम व्याकरण सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, भाषा अधिग्रहण उपकरण भी उन्होंने दिया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। भाषा कौशलानाम अध्यापनम भवेत् अनुकरण माध्यमेन पृथक्तया विस्तृत विवरणेन सामग्रिक रूपेण। भाषा कौशल के अध्यापन में होता है, भाषा कौशल का अध्ययन होना चाहिए। कैसे? अनुकरण के माध्यम से होना चाहिए, पृथक्तया मतलब अलग अलग होना चाहिए, विस्तृत व्याकरण होना चाहिए, सामग्रिक रूपेण होना चाहिए। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाषा का विकास सामग्रिक मतलब समग्र रूप से, भाषा कौशल का अध्यापन जो है वो सामग्रिक रूप से होना चाहिए। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ठीक, ये 4 कौशल हैं। तो इसमें जो है भाषा कौशल के अध्यापन कैसे होना चाहिए? समग्र रूप से होना चाहिए। ठीक, जैसे हम किसी को सुनते हैं, जिस प्रकार भाषा को हम सुनते हैं अनुकरण द्वारा, उसी प्रकार भाषा हम उसको उच्चारित भी करते हैं। तो भाषा और चारों कौशल, भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इन्हें एकीकृत, समग्र मतलब एकीकृत भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। 4 जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन है। द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका कक्षा स्थित वस्तूनि नामाङ्कितानि कृतवती। एतेन छात्राणां प्रकृतिवस्तुभिः सह लिखितशब्दानां सम्बन्धस्थापने सहायता भविष्यति। एवं विधि कार्यं छात्राणां संवर्धनं करिष्यति। ऐसा कह रहे हैं कि द्वितीय कक्षा की शिक्षिका कक्षा में स्थित वस्तुओं का नाम अंकित करती है। ठीक, इससे छात्रों का वस्तुओं के साथ लिखे हुए शब्दों का संबंध स्थापित होने में सहायता होती है। द्वितीय कक्षा की शिक्षिका क्या करती है? कक्षा में जो भी चीज़ें उसको नामांकित कर देती है। इससे क्या होता है? छात्रों को जो भी वस्तुएं हैं उसके साथ जो लिखित शब्द हैं उसका संबंध स्थापित करने में सहायता होती है, सहायता होगी। एवं विधि कार्यम छात्राणां संवर्धनम करिष्यति।
ये जो विधि है ये किस कार्य से छात्रों को संवर्धन करेगी? तो देखिए, व्याकरण ज्ञानस्य व्याकरण ज्ञान, लेखन कौशलस्य, शब्द ज्ञान से शब्द ज्ञान, फिर हस्ताक्षर। तो देखिए इसमें क्या राइट होगा? इसमें आपका शब्द ज्ञान राइट हो जाएगा कि इस कार्यकलाप में छात्रों के शब्द ज्ञान का संवर्धन होगा, क्योंकि इससे जो है उन्हें जिस वस्तु का नाम तथा उसके बारे में नहीं पता होता है उसका ज्ञान होता है। छात्र उस वस्तु का व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है राइट आंसर आपका 3rd नंबर हो जाएगा। व्याकरण ज्ञान, लेखन कौशल, हस्ताक्षर नहीं होगा। इसके बाद देखिए, मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थं निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिकः उपयोगी भविष्यति? इसमें क्या कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं कि मौखिक भाषा कौशल के विकास में हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? कविता नाम पठनम एकलम सामूहिकम च। ऐसा कह रहे हैं कि कविता पठनम एकलम सामूहिकम च, कविता को पढ़ना और कविता को सामूहिक रूप से फिर एकल रूप से पढ़ना। ठीक है, एकल और सामूहिक रूप से कविता का पठन करना। नाट्याभिनय सहभागा, नाटक का अभिनय करने में सहभाग करना। शिक्षक से पठनांतर, शिक्षक के पढ़ने के बाद। पाठ्यपुस्तक से पाठ्यपुस्तक के एकल से पाठ सामूहिक रूपेण पठनम, मतलब जब शिक्षक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पाठ्यपुस्तक के एक पाठ को सामूहिक रूप से पढ़ना है। फिर शिक्षकम अनु सामूहिक रूपेण शब्दानां शुद्धोच्चारणस्य अभ्यासः। शिक्षकम अनु, शिक्षक के बाद, मतलब शिक्षक पढ़ लें उसके बाद सामूहिक रूप से शब्दों के शुद्धोच्चारण का अभ्यास करना। तो देखिए, मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए कौन सा सर्वाधिक, यहाँ भी देखिए सर्वाधिक उपयोगी जो दिखा रहा है वो उसके लिए होगा। ये सब भी यूज़फुल है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये सब बिना काम के हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा कि नाटक का अभिनय करना, क्योंकि इसमें जो नाटक अभिनय में सहभाग, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? सहभाग करना। बच्चा जो है खुद इन्वॉल्व होकर, ठीक है, करके सीख रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, यथा पाठे निर्दिष्टं तथा कथायाः घटनानां क्रमं योजयितुं तृतीयकक्षायाः शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति, एषः कार्यकलापः सहायः करोति। ऐसा कह रहे हैं कि जैसे पाठ में निर्देश किया है वैसे कथा के घटनाक्रम की योजना करने के लिए तृतीय कक्षा के शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है। मतलब पाठ में लिखा हुआ है, पाठ में निर्देश दिया गया है, मतलब जिस तरह का निर्देश दिया गया है उसी तरह जो है कथा के घटनाक्रम की योजना करने के लिए जो 3rd कक्षा है उसकी जो शिक्षिका है छात्रों को निर्देश देती है। यह क्रियाकलाप जो है सहायम करिष्यति, कैसे सहायता करेगा? पाठनवबोध या फिर बोधनीय प्रविष्टौ, फिर बालानां लेखन कौशल विकासे, बालानां वार्तालापस्य समीवर्धनम। ऐसे कह रहे हैं कि पाठना व बोधे, पठना बोध की प्रक्रिया में होंगे सहायक, या फिर बोधनीय प्रविष्टौ, बोलने वाले का भाव समझने के लिए यूज़ होगी, या फिर बालानाम लेखन कौशल विकास से बालकों के लेखन कौशल का विकास, बालानाम वार्तालापस सीमा वर्धनम, बालकों के वार्तालाप का समय बढ़ाना। तो देखिए इसमें जो है घटनाक्रम दिया हुआ है, जो भी मतलब निर्देश दिया हुआ है
उसको जो है टीचर जो है 3rd क्लास की वो निर्देश देती है कि ऐसा ही करो, कथा के घटनाक्रम की योजना करने के लिए कहती है। तो ये क्या करेंगे, पाठना व बोध, ये क्रिया जो है वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाता है। यह कार्यकलाप पाठना व बोध की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए राइट इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किं बालानां च भाषा दक्षतायाः आकलने न्यूनम प्रभावकारी भवेत्। पहली बात तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है न्यूनम, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए। कभी भी एग्जाम में नेगेटिव वर्ड को तुरंत अंडरलाइन कीजिए ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा एक नंबर नहीं जाना चाहिए। निम्नलिखित में से बालकों की भाषा दक्षता की आकलन के लिए कम प्रभावकारी क्या होगा, कथा कथन होगा, कथा लेखन, वृत्त वर्णम, श्रुत लेखन। कथा कथन में कथा कथन या कहानी कथन एक प्रभावी उपकरण है, इसका उपयोग शिक्षण की एक विधि के रूप में किया जाता है। कथा लेखन क्या है, इसमें व्यक्ति अपने भावों को पात्रों, कथा विन्यास और भाव के माध्यम से प्रकट करता है। वृत्त वर्णन क्या है, वृत्त वर्णन में क्या होता है कि किसी घटना या समारोह को के विस्तृत वर्णन करना, ठीक, कोई समारोह है उसका विस्तृत वर्णन करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रुतलेख। भाषा दक्षता के आकलन में सबसे जो कम प्रभावकारी है वो होगा 4th नंबर श्रुतलेख। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए, अधस्तनेषु निर्देशेषु भाषाणां भाषा क्षमता विकासार्थम किम सर्वाधिकम उपयोगी भवेत्। ऐसा कह रहे हैं कि निम्नलिखित निर्देशों में से छात्रों की भाषा क्षमता विकास के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयोगी होना चाहिए। भवतः प्रिय पुस्तकेषु एकतमस्य नाम वदतु। आपके जो प्रिय पुस्तक है उनमें से एक पुस्तक का नाम बताएं। रोचते इति पदम प्रयुज्य एकम वाक्यम निर्मातु। रोचते इस पद का प्रयोग कर एक वाक्य का निर्माण करें। भवता भवता मातुश्च मध्ये एकम संवादम लिखतु। भवता भवतः मातुश्च, आपके और आपके माता के मध्य हुए एक संवाद को लिखें। स्वपठित कविताया कवे नाम लिख तुम, खुद से पढ़ी हुई जो कविता है, ठीक है, उसमें कवियों का नाम लिखें। तो देखिए इसमें जो निर्देश अधस्तनेषु निर्देशु छात्राणां भाषा, छात्रों के भाषा क्षमता विकास में सर्वाधिक जो उपयोगी है वो आपका जो राइट हो जाएगा भवता भवता मातुश्च मध्ये एक संवादम लिखतु। मतलब आपके और माता के मध्य हुए संवाद को लिखना। इससे क्या होगा, जब छात्र अपने और अपने माता के बीच हुए संवाद को लिखेगा तो इससे उसकी भाषा क्षमता का विकास होगा। वह सुने हुए शब्दों को वाक्यों में यूज करेगा, ठीक। उन शब्दों और वाक्यों को याद करने से या दोहराने से वे स्मृति पटलों में दृढ़ होते हैं। अगर वो बार बार लिखेगा तो उसकी स्मृति प्रवीण होगी, ठीक, उसकी स्मृति क्षमता का विकास होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर। इसके बाद 16 क्वेश्चन, बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। ऐसा कह रहे हैं कि बालक के भाषा अधिग्रहण के लिए अधस्तनेषु, यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं निम्नलिखित निर्देशों में से छात्रों की भाषा क्षमता विकास के लिए कौन सा इसमें बालकों के भाषा अधिग्रहण के लिए अधस्तनेषु कस्य, बालकों के भाषा अधिग्रहण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की, परिवार की, विद्यालय के प्रसार माध्यम की। तो भाषा अधिग्रहण, ठीक है, अधिगम नहीं, अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब अर्जन करना, इसका अर्थ अधिग्रहण या अर्जन एक होता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो परिवार की होती है, क्योंकि बच्चा जो है वहीं पर पैदा होकर स्टार्टिंग में पढ़ना सीखता है, ठीक, बोलना सीखता है।
समझना सीखता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाता है, बहुत सारे ज्ञान का भंडार लेकर जाता है। अर्जन क्षमता, चौमस्की जी कहते हैं, अब ये भी पता है मैंने कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ठीक, इसलिए ये सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरणं पद्धति केंद्रम अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि बालक के भाषा अधिग्रहण, इसमें कह रहे हैं कि व्याकरण नियमानां, व्याकरण के नियमों के कंठस्थ करने के लिए कौन सी पद्धति केंद्र में है? संरचनात्मक उपयोग, प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवादी पद्धति, साहजिक उपागम। तो इसमें कौन सा यूज होगा? व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने के लिए जो यूजफुल है वो होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक, व्याकरण अनुवाद पद्धति के द्वारा ही व्याकरण नियमों को बार बार अनुवाद में नियमों को लगाएंगे तो इससे क्या होगा, चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएंगी इसको। और देखिए, भंडारकर विधि भी कहते हैं। व्याकरण नियमों के कंठस्थीकरण और भाषा शिक्षण में सहायता होती है। ठीक, भाषा शिक्षण में जो है व्याकरण के जो नियम होते हैं, अगर आप उसको सही से पढ़ लिए होगे तो उसके लिए बहुत यूजफुल होती है। इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद पद्धति किससे जो है जुड़ा हुआ है? वो भंडारकर विधि से जुड़ा हुआ है। साहजिक उपागम में क्या होता है? ये जो है शिक्षण में सीखने के लिए सहायक होने वाले उपागम है। ठीक, सहजतापूर्ण सीखना होता है इसमें। संस्कृत व्याकरण नियमों को सहजता से सीख कर कंठस्थ नहीं किया जाता है। इसमें कंठस्थ नहीं किया जाता है। और संरचनात्मक उपागम क्या है? यह विधि वाक्यों का निर्माण करने के लिए उपयोग में यूज की जाती है। ठीक, वाक्य के निर्माण में यूज की जाती है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। प्रत्यक्ष विधि का मुख्य उद्देश्य है कि जिस भाषा का अध्ययन करना है उसी भाषा में अध्ययन कराना है। इंग्लिश पढ़ रहा तो इंग्लिश ही पढ़ना है, इंग्लिश में यूज करना था। इसका आधार क्या है? अनुकरण है। व्याकरण नियमों को अनुकरण कर पढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक, अनुकरण करके नहीं पढ़ाया जाता है भाषा व्याकरण नियमों को। तो इसमें राइट आंसर 3rd नंबर। 18 क्वेश्चन, द्वितीय कक्षाया केचन छात्राः केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं काठिन्यम् अनुभवन्ति, तेषां काठिन्यनिवारणार्थम् अधोगतमार्गेषु कः मार्गः सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। ऐसा कह रहे हैं कि द्वितीय कक्षा के कुछ छात्रों को कुछ वर्णों का उच्चारण करने में कठिनाई होती है। ठीक, कुछ उच्चारण करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। उस कठिनाई का निवारण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रभाव? द्वितीय कक्षा में कुछ छात्रों को वर्णों के उच्चारण में कठिनाई हो रही है, उनकी कठिनता को निवारण करने के लिए कौन सा मार्ग सबसे प्रभावकारी है? शिक्षिका मनुष्य मुखस्य एकाम प्रतिकृतिं तत्र विशिष्ट वर्णस्य उपयुज्य विशिष्टोच्चारण स्थानस्य प्रदर्शनम कुर्यात्। ऐसा कह रहे हैं कि शिक्षिका मनुष्य मुख की एक प्रतिकृति बनाकर यहाँ विशिष्ट वर्णों का उच्चारण स्थान का प्रदर्शन करेगी। सेकंड, अन्यानुप्रासी शब्दानां लघु युग्म कार्यकलापानां उपयोगं कुर्यात् एवं छात्रान् वर्णोच्चारणं कारयेत शब्देषु तस्य वर्णस्य अभिज्ञानं च कारयेत। ऐसा कह रहे हैं कि अन्यानुप्रासिक शब्दानां लघु युग्म कार्यकलापानां उपयोगं कुर्यात्। ठीक है, यह योग्य संदर्भ में वर्णों के ध्वनि पर प्रकाश डालने का सही तरीका है। और यह शिक्षार्थी एक लघु कार्यकलाप, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक लघु
कार्यकलाप छात्रों को उच्चारण के साथ उनकी कठिनाइयों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करने का अच्छा तरीका है। अन्य अनुप्रासिक शब्दानाम लघु युग्म कार्यकलापानाम। अन्य अनुप्रासिक शब्द जो होते हैं वो लघु युग्म कार्यकलापों का उपयोग करते हैं। इससे होता क्या है, एवं स छात्रान वर्णोच्चारणम कार्येत। इससे जो है छात्र वर्णों का उच्चारण करते हैं। शब्देषु तस्य वर्णस्य विज्ञानम च कार्येत। और इससे क्या होगा कि छात्र जो है वर्णों को उच्चारण करने में बेहतर हो सकते हैं। ठीक, युग्मों का अभ्यास करके वे बच्चे जो है उच्चारण को और बेहतर बना सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि इससे क्या होता है, अभ्यास करने से छात्रों को वर्ण और अच्छे से ज्ञान होगा वर्णों का, और वह वर्णों का योग्य रूप से उच्चारण कर पाएंगे। उसके बाद पाठस्य उच्चैः वाचनं कृत्वा विशिष्ट वर्ण रेखांकितं कृत्वा तद्विषये विवरणं दद्यात्। ऐसा कह रहे हैं कि पाठस्य पाठ का बड़े स्वर में वाचन कर विशिष्ट वर्णों को रेखांकित करके उस विषय में विवरण देंगे। छात्रैः पुण्येन अभ्यासं कार्येत येन तेषां काठिन्यस्य निवारणं भविष्यति। ऐसा कह रहे हैं कि छात्रों द्वारा पुनः पुनः अभ्यास करवा लेंगे जिससे उनकी कठिनाई दूर होगी। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि वो हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर में ऐसा कह रहे हैं कि अन्य अनुप्रासिक शब्दों लघु युग्म कार्यकलाप छात्रों को उच्चारण के साथ उनकी कठिनाइयों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करने का अच्छा तरीका है। ऐसे युग्मों का अभ्यास कर वे अपने उच्चारण को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, एवं स छात्रान वर्णोच्चारण कार्येत। वर्णों के उच्चारण को शब्देषु तस्य वर्णस्य विज्ञानम, मतलब शब्दों को यूज करके वो वर्णों के उच्चारण को बेहतर बना सकते हैं। ठीक, अभिज्ञानम कार्य बेहतर बना सकते हैं। तो राइट आंसर सेकंड नंबर। 19 क्वेश्चन देखेंगे। का सा पद्धति यस्यां व्याकरण नियमानाम् उपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनन्तरं च तदाधारितानाम् उदाहरणानाम् उपरि। का सा पद्धति, कौन सी पद्धति, यस्यां जो व्याकरण नियमों के ऊपर प्राधान्येन ध्यानं दीते, मतलब मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, और अनंतरम च उसके बाद धारिता नाम उस पर आधारित उदाहरणाम ऊपर उस पर उदाहरण भी दे। मतलब ऐसी कौन सी पद्धति है जो व्याकरण नियमों के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान देती है और उस पर आधारित उदाहरणों पर भी ध्यान देती है। वो आगमन पद्धति है, निगमन पद्धति है, व्याकरणवाद पद्धति है, प्रत्यक्ष पद्धति है। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि पहले जो है व्याकरण के नियम होते हैं, उसके बाद उदाहरण आता है। तो पहले नियम आएगा, उसके बाद उदाहरण आएगा, तो क्या हो जाएगी निगमन पद्धति। यहाँ पर नियम मैंने टिक बताइए आपको, निगमन नियम हो गया, तो यहाँ पर निगमन। ठीक, नियम से शुरू होगा तो निगमन होगा, और उदाहरण से शुरू होगा तो आगमन होगा। नियम से शुरू हुआ उदाहरण तक जाता है, तो इसमें राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थिनां भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। विद्यार्थिनां भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। विद्यार्थियों की भाषा अधिग्रहण करती है। पहला है साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारः कृत्वा। साहजिक मतलब सहज विनिमयात्मक वातावरण में भाषा व्यवहार करके। ऐसा कह रहे हैं कि विद्यार्थी ना भाषा मतलब विद्यार्थी जो हैं वो भाषा कौन से मतलब कहाँ पर किस वातावरण में किस तरह से अधिग्रहण करते हैं।
सहजिक विनिमय वातावरण में भाषा का व्यवहार करके, या फिर भाषा या संरचना या विश्लेषण कृत्वा, भाषा संरचना का विश्लेषण करके, तस्या भाषा या साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, उस भाषा का साहित्यिक अध्ययन करके, तस्या भाषाया प्रयुक्तृणां संस्कृति विषय ज्ञात्वा, उस भाषा को प्रयोग करके संस्कृत विषय को जानकर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं वो भाषा अधिग्रहण करेंगे सहज विनिमयात्मक वातावरण में भाषा को व्यवहारिक रूप से यूज करके। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। विनिमय मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। ठीक, भाषा का जब वो सहज रूप से जो वातावरण, अच्छा वातावरण होगा, उसमें व्यवहारिक रूप से भाषा का आदान प्रदान करके भाषा अधिग्रहण करते हैं। ठीक, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट नंबर। इसके बाद सेकेंड 21 क्वेश्चन देखिएगा। भाषाया अधिगमस्य कृते किं न महत्वपूर्णम। भाषा अधिगमन के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है? प्रोत्साहन, आत्मविश्वास, अधिगम के प्रति प्रवृत्ति, अनुवाद। सीधे बहुत ईजी आंसर। देखिए, भाषा अधिगम सीख रहे हो ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या नहीं है? अनुवाद नहीं, क्योंकि प्रोत्साहन करोगे तो इससे अधिगम और ज़्यादा होगा। अब आत्मविश्वास से होगा, और अधिगम के प्रति प्रवृत्ति, इससे भी भाषा का अधिगम होगा। लेकिन अगर अनुवाद जो है, ये कोई सही आंसर नहीं है कि इससे अधिगम महत्वपूर्ण होगा। ठीक, फोर्थ आंसर राइट। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखनार्थम बालान अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यति। ऐसा कह रहा है कि लेखन के लिए बच्चों के अध्यापन के समय में शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे? भाषाया वर्णमालां लेखितुं बालेभ्यः निर्देशं दास्यति। भाषा या वर्णमाला, भाषा में जो वर्णमाला है उसको लिखने के लिए बालकों को निर्देश देते हैं। या फिर स्वविचारान, अपने विचारों में लिखने के लिए, लिखने के लिए बालेभ्यः अवसरं दास्यति, बालकों को अवसर देते हैं। फिर आदौ कंठस्थीकरणं कृत्वा, मतलब पहले कंठस्थ करवा कर, अनंतरम उसके बाद एक परिच्छेद सुंदर हस्ताक्षरे लेखितुं दास्यति, परिच्छेद सुंदर हस्ताक्षर में लिखने के लिए निर्देश देंगे। फिर फोर्थ नंबर कृष्ण फलकताः, श्यामपट्ट जो होता है ना, बोर्ड पर अक्षराणि उद्धतु बालेभ्यः अवसरं दास्यति, बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों का उद्धरण करने के लिए बालकों को अवसर देंगे। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वविचारान, अपने विचारों को लिखने के लिए बालकों को अवसर देना। इससे क्या होगा कि अध्यापन समय में शिक्षक रूप जो है, एक मिनट, हाँ, लेखन के लिए बच्चों को स्वविचार लिखने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि इससे क्या होगा, भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल का विकास होगा। ठीक, बच्चों के लिखने के अवसर मिलेंगे, इससे वो उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा। ठीक, सृजनात्मकता उनके अंदर जागृत होगी। बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने का उनको मतलब अवसर मिलेगा। जैसे विराम चिन्ह का यूज़ करेंगे वो, इसका प्रयोग करके ये एक चीज़ उनकी क्लियर हो जाएगी। सुंदर हस्ताक्षर करेंगे, मतलब हस्तलेख लिखेंगे, तो इससे ये हो जाएगी। और उनकी त्रुटियों में सुधार भी आएगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने विचारों में लिखने के लिए बालों को अवसर दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों का विकास हो जाएगा। तो सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 23 क्वेश्चन देखिए। छात्राणां कृते एकाम अध्ययनाध्यापन सामग्रीं चिनोतुम् अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। ऐसा कह रहे हैं कि छात्रों के लिए एक
अध्यापन सामग्री चुनने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? समीपस्थ विपण्यां तस्या सामग्र्या उपलब्धि भवेत्। समीपस्थ ऐसा कह रहे हैं कि जो नज़दीक के बाजार में सामग्री उपलब्ध हो, स समीपा महार्घा न स्यात्, वह सामग्री खर्चीली न हो। स सामग्री छात्रै एव निर्मिता स्यात्, वह सामग्री छात्रों के द्वारा निर्मित हो। सा सामग्री संदर्भानुकूलं भवेत्, वह सामग्री संदर्भ के अनुकूल हो। तस्याः च संगठित रूपेण उपयोगः क्रियते, और उसको सामग्री को संगठित रूप से उपयोग की जाने वाली हो। इसमें क्या कह रहे हैं कि छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री, छात्रों के लिए एक अध्ययन अध्यापन सामग्री चुनने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी कि सा सामग्री, वह सामग्री जो है वो संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए। तस्या और जिससे संगठित रूप से उपयोग किया जा सके। ठीक, इससे क्या होगा? देखिए, शिक्षण अधिगम में सहायक होने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? मुद्रित सामग्री है, इसमें पाठ्य पुस्तक आ जाएगी। श्रव्य सामग्री मतलब कैसेट आ जाएगा। दृश्य सामग्री मानचित्र, रेखा चित्र, छायाचित्र। श्रव्य दृश्य सामग्री में एनिमेशन आ जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th नंबर। सूक्ष्म मोटर कौशल के बारे में बताया ही आपको कि इस विकास सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। सूक्ष्म मोटर कौशल के बारे में बताया है। मोटर कौशल 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म में छोटी छोटी, ऐसे ही समझ लीजिए, एक ट्रिक के अनुसार समझ लीजिए कि सूक्ष्म मतलब छोटा। तो सूक्ष्म मोटर कौशल से किसका विकास होता है? छोटी छोटी चीज़ों का, शरीर के छोटे छोटे पार्ट्स का। लेकिन जो स्थूल होते हैं उससे बड़ी चीज़ों का वो मतलब विकास होता है। तो इसमें जो है सूक्ष्म मोटर कौशल में कौन सा आ जाएगा? सूक्ष्म मोटर कौशल में लिखना आ जाएगा। ठीक ठीक, लेखन से जो है इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है इसका। इसके बाद देखिए 25 एका शिक्षक कक्षायाम श्रवण संबंधी गतिविधि कार्यतु निश्चितम कृतवती। एक शिक्षिका जो है वो कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधियों को करने के लिए निश्चय करती है। सा वह चर्चा रूपाणाम गतिविधिनाम योजनाम करोतु, वह चर्चा के रूप में होने वाली गतिविधि की योजना करती है। कांचन गुण पृष्ठान पृष्ट्वा छात्रान श्रोतुम नियोजयति, वह कुछ गुण प्रश्नों को पूछकर छात्रों को सुनने के लिए नियोजित करती है। तेषाम रुचि चर्चाम च वर्धितम, उसकी चर्चा और रुचि में वृद्धि करती है। एता प्रस्तुतियाँ सन्ति, यह प्रस्तुतियाँ हैं, क्या हैं? श्रवण पूर्व गतिविधियाँ, श्रवण पूर्व गतिविधि, श्रवण समय गतिविधि, श्रवण सम्यक गतिविधि, श्रवण पर गतिविधि, श्रवण अनंतर गतिविधि मतलब श्रवण अनंतर गतिविधि मतलब सुनने के बाद की गतिविधि है। श्रवण सम्यक गतिविधि मतलब सुनने के समय की गतिविधि। श्रवण पर गतिविधि मतलब सुनने के बाद की गतिविधि। श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब सुनने के पहले की गतिविधि। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये राइट आंसर हो जाएगा श्रवण पूर्व गतिविधि। इसमें शिक्षिका क्या करे? शिक्षिका छात्रों को पहले कुछ गृह प्रश्न पूछकर सुनने का नियोजन कर रही है, अर्थात प्रथम एक गतिविधि तदंतर श्रवण क्रिया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? श्रवण पूर्व गतिविधि हो जाएगी। श्रवण कार्य में सक्रिय सहभाग करने हेतु तैयारी है। इन गतिविधियों में के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होगा? श्रवण कार्यों के पूर्व उचित बातों का ज्ञान कराना, नए शब्दों के बारे में जानकारी देना, अंतर्निहित ज्ञान की झलक देना, एक विषय की रुचि बढ़ाना। ठीक, और अगर इन सब में भी आपको सबसे जो आ जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण, तो रुचि बढ़ाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 भाषा कक्षायाम चित्राणाम विज्ञापनानाम
प्रयोग विषये अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीनः। भाषा कक्षा में चित्राणाम विज्ञापनानाम चित्रों विज्ञापनों के प्रयोग विषय में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही नहीं है। एतेन चित्राणाम अवलोकनार्थम अभ्यास बालेभ्यः अवसरम लभ्यते। ऐसा करें इससे बच्चों को चित्र देखने का अवसर मिलता है। एतेन बालेभ्यः स्वकीयम् अभिव्यक्तिं कर्तुं चित्राणाम आधारेण लेखितुं च अवसरम लभ्यते। इससे बच्चों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने और चित्रों के आधार पर लिखने का अवसर मिलता है। एतेन बालैः काल्पनिक जगति तथा च कक्षायां तेषां सर्जनस्य कृते स्थानं प्राप्यते। इससे बच्चों की काल्पनिक दुनिया के साथ साथ कक्षा में उनके सृजनात्मकता के लिए भी जगह मिलती है। तेभ्यः श्रवणकौशलस्य विकासार्थम अवसरः एतेन लभ्यते। उन्हें सुनने का कौशल विकसित करने का अवसर देती है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। एतेन बालैः काल्पनिक जगति तथा च छात्रा कक्षायां तेषां सर्जनस्य कृते स्थानं प्राप्यते। भाषा कक्षा में चित्रों विज्ञापनों के आधार प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। इसमें बच्चों की काल्पनिक दुनिया के बारे में कक्षा में उनके सृजनात्मकता के लिए जगह मिलती है। ये राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर। इसके बाद 27 देखिए, उद्गामी साक्षर स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वक्रियते। ऐसा कह रहे हैं कि उद्गामी साक्षरता स्तर में का भी लेखन वर्ग के लिए स्वीकार किया है। अक्षराणाम निर्माण अक्षरों का निर्माण, शब्दानाम लेखनम शब्दों का लेखन, व्याकरणानाम वाक्यानाम निर्माण वाक्य का निर्माण, चित्रांकन। तो देखिए, उद्गामी साक्षरता बालक की प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, बालक के जन्म से लेकर उसके विद्यालय के प्रवेश तक पढ़ने लिखने के संबंध में वो जो भी अवधारणाएं बनाते हैं, जो भी ज्ञान कौशल प्राप्त करते हैं, उन सब का उद्गामी साक्षरता स्तर से अंतर्भाव होता है। ठीक, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रांकन। उद्गामी साक्षरता में लेखन को स्वीकार किया जाता है, वो किसका होता है, चित्र बनाने से। ठीक, सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बच्चा क्या करता है, कुछ भी बनाता है उसमें। तो राइट आंसर फोर्थ नंबर। 28 क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थिना भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। विद्यार्थी के भाषा व्यवहार के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चित्रांकन सूची है, मूल्य निर्धारण श्रेणी है, पत्रादानम है, वार्तालाप है। तो देखिए, इसमें है आपका सबसे राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों के भाषा व्यवहार के आकलन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा पत्राधान। ठीक, पोर्टफोलियो में बच्चों की पूरे वर्ष की जानकारी को रखा जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वो होता है पत्रादान, पोर्टफोलियो। यह प्रपत्रों पर संगठित और क्रमबद्ध संग्रह को कहा जाता है। बच्चों के द्वारा किसी विशेष समयांतराल में तैयार किया गया होता है। ठीक, पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा का आकलन करते हुए उसकी क्रमशः प्रगति को दर्शाता है। ठीक, उसमें बच्चों की प्रगति को लिखा जाता है एक क्रमबद्ध तरीके से। तो इसलिए राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 28 क्वेश्चंस। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और नए नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये 2021 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्रमबद्ध तरीके से, एक एक क्वेश्चन को
पूरी व्याख्या के साथ देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम नई नई चीज़ों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।